A very good evening to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you to DLC देवशीष लॉ क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यूएशन कर रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड स्पेसिफिक लीफ एक्ट के सवालों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का फ्रॉम 2012 टू 2021 वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। कंटिन्यूएशन में हमारी क्लासेस अभी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पीवाईक्यूज चल रहे हैं। इट इज टेकिंग टाइम बिकॉज दीज आर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस एंड व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस वी नीड टू डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम, वी नीड टू डील विद स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स। तो उन कॉन्सेप्ट्स को डील करने के लिए इन क्लासेस मे बी लेंथी, इन क्लासेस मे बी taking time, but these are going to be fruitful not just for the purpose of All India Bar Examination but for the purpose of your entire legal profession. तो आप ये क्लासेस डू नॉट स्किप दिस क्लासेस, जो ये हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। हमारे एडिशन का नाम है 19th। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 22nd of December. Yes, you have heard it right. The date has been postponed by the Bar Council of India. पहले ये डेट थी 24 नवंबर, अब हो गई है 22 दिसंबर। All those who were thinking of dropping this particular exam या फिर this edition, they can now enroll themselves with us and get their preparation started, right? अपन नए एक्ट भी करेंगे, जो न्यू क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं वो भी कवर करेंगे इस बैच में। we'll cover each and every aspect of this exam and if you do what we are telling you to do, there are good chances that you will pass this exam even if you haven't studied law at all या फिर बिल्कुल भी पढ़ाई आपने ढंग से नहीं करी, फिर भी इस माध्यम से आप जुड़ते हैं और एनरोल करते हैं हमारे बैच के साथ विच हैव स्टार्टेड येस्टरडे, देन यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम। TLC देवशीष लॉ क्लासेस पे आपको जाना है और हमें सब्सक्राइब करना है। देवशीष लॉ क्लासेस हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। यूट्यूब पे हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें वो सब्सक्राइब कर दें। ये हमारा क्रैश कोर्स है जिसको हम अवेलेबल करवा रहे हैं, राइट। ये 100 आवर्स का क्रैश कोर्स है, राइट। ये 100 आवर्स का क्लास कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में हम डेली 8 से 10 बजे तक आपके साथ बैठेंगे और 8 से 10 बजे तक क्लासेस होंगी रेगुलर गूगल मीट पे। देन आपको हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बियर दिया जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा विच विल कंप्राइज ऑफ जजमेंट लिस्ट एंड कंसेप्ट बेस्ड मटेरियल। उन सब के आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आई विल पर्सनली सी टू इट कि आपके टारगेटेड बेस्ड क्वेश्चंस, जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प करूं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके अंदर लाऊं, पर्सनल गाइडेंस भी मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ 10 मॉक टेस्ट इस पर्टिकुलर कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं फॉर ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट, सो दैट यू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी। 499 हमारी प्राइस है। नीचे दिए गए नंबर पे हमें आपको कॉल करना है। बैच हमारे स्टार्ट हो गए हैं पर एडमिशन्स अभी हमारे क्लोज नहीं हुए हैं, सो यू कैन कॉल अस इवन टुडे और मे बी अ डे और टू, जितना भी टाइम हम लोग रखते हैं उसके बाद हम एडमिशन से यहाँ इस बैच के क्लोज कर देंगे बिकॉज रेगुलरली क्वेरीज आर कमिंग एंड देर इज सफिशिएंट टाइम टू कवर दिस एग्जाम, राइट। ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो है इसी के कंटिन्यूएशन में। इससे पहले की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, तो अब आ जाते हैं सीधे 2014 एग्जामिनेशन पे। अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज नॉन एज अग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट की डेफिनेशन ICA में कहाँ है? जैसे आपको ढूंढना हो ना, एलिमिनेट करना हो, तो हाउ विल यू एलिमिनेट दिस? You can eliminate this by looking at the question. Then you have to look for all the options. अगर आपको पता है कि known as का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? known as का मतलब यहाँ पे हुआ कि they are talking about definition clause, right? As we have already discussed कि जहाँ भी definition होगी, हर act की definition कहाँ दी गई होगी? Every act the definition clause would be section number 2. So simply all you have to do is you go to a particular section, right? You go to Indian Contract Act का बियर एक्ट, लिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स डायरेक्टली आप स्किप करें, ये पन्ने आप पलटा लें अपने पर्टिकुलर बियर एक्ट में। देन यू गो टू सेक्शन नंबर 2, ये आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज आ गया, राइट। अब आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज में किस चीज़ की डेफिनेशन ढूंढनी है? 4 चीज़ों की डेफिनेशन ढूंढनी है।
अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज नोन एज। तो सबसे पहले प्रपोजल की डेफिनेशन देखनी है। प्रपोजल की डेफिनेशन में सिग्निफाइज टू अदर, विलिंगनेस, एब्सटेन, ये सब आ रहा है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन नहीं है, मतलब दिस इज हाउ यू एलिमिनेट। ठीक है, फिर अपन नीचे आए, अगला पढ़ा, बी पे आए, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इट मे सिग्निफाइज, ये भी अपनी डेफिनेशन ही है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर, ये भी अपनी डेफिनेशन नहीं है। डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये भी अपनी प्रॉमिस नहीं है। अब ये ई अपनी जैसी लग रही है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। तो ये अपन को पता है, ई अपनी डेफिनेशन और आंसर अपना अग्रीमेंट है। आप डायरेक्टली यहां पे गए, आपने इन चारों की डेफिनेशन पढ़ी, आपको अग्रीमेंट डेफिनेशन सही लगी, आपने अग्रीमेंट पे गोला लगा दिया। दिस इज अवर राइट आंसर। अ पास्ट कंसिडरेशन अंडर इंडियन लॉ इज, पास्ट कंसिडरेशन कहां पर दिया गया है? पास्ट कंसिडरेशन दिया गया है सेक्शन नंबर 25 सब क्लॉज ए में। पास्ट कंसिडरेशन होता क्या है? एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। पास्ट कंसिडरेशन मतलब कि एक पार्टी ने ऑलरेडी आपके लिए कुछ कर दिया, नाउ यू आर एक्सपेक्टेड, या फिर नाउ यू हैव टू, यू नो, यू हैव प्रोमिस्ड कि आपने क्योंकि लिए मेरे लिए कुछ किया है, आई विल ऑल्सो डू समथिंग फॉर यू। एज एंड वेन यू प्रोमिस दिस यू हैव मेड अ बाइंडिंग एग्रीमेंट विद द अदर पर्सन, इसको अपन कहते हैं पास्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट, या फिर एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। पास्ट कंसिडरेशन, जैसे मान लीजिए आज मैंने आपको, आपका पर्स खो गया था, मैंने आपको पर्स वापस से ढूंढ के लाके दे दिया, आई हैव डन समथिंग फॉर यू, राइट। अगर आप पीछे मुड़ के चले जाते हैं, देयर इज नो अग्रीमेंट, देयर इज नथिंग, यू से थैंक यू सर एंड यू गो अवे। नाउ इफ यू प्रॉमिस मी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या लेटर ऑन कि सर बिकॉज यू हैव फाउंड आउट माई बैग, आई एम गोइंग टू रिकम्पेंसेट यू फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 और 10,000 रुपीज, जितना भी है उतना अमाउंट मैं आपको वापस दे रहा हूं as a reward, I will give you. Now this is a past consideration. कंसिडरेशन ऑलरेडी एक पार्टी ने अपना फुलफिल कर दिया है, एक पार्टी बची हुई है। जो दूसरी पार्टी है वो जब पैसा, जैसे ही उसने प्रॉमिस किया, उसने एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या है, पीछे करी हुई चीज़ों के लिए पास्ट कंसिडरेशन जिसे कहते हैं, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिडली एग्जीक्यूट हो सकता है क्या? इस तरीके के अरेंजमेंट को एक वैलिड अग्रीमेंट बोलेंगे अपन, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे अपन? तो द आंसर इज यस। एंड वेयर विल यू गेट दैट आंसर? यू विल गेट योर आंसर हियर, 25 के ए में, 25 के ए में ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। It is expressed in writing registered under the Indian law for the time in force for the registration of document and made on account of natural love and affection between the parties. Wholly in part B, sorry, 25 का सब क्लॉज 2 is the answer. इसमें दिया है it's a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser. It is a promise to compensate. Promise किस चीज़ की है? कि मैं आपको compensate करूँगा। वही एग्जाम्पल, आपने मेरा पर्स ढूंढ के दे दिया, तो इट इज़ अ प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर समथिंग यू हैव ऑलरेडी डन, हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन। मैंने पूछा भी नहीं था, फिर भी उसने अपने आप से वो चीज़ मेरे लिए कर दी, समथिंग फॉर द प्रोमिसर, और समथिंग विच द प्रोमिसर वॉज लीगली कंपेल्ड टू डू, है ना, समथिंग विच द प्रोमिसर वॉज लीगली कंपेल्ड टू डू। सपोज मेरा कोई किराएदार है, देर इज अ टेनेंट ऑफ माइन, right, and my electricity is going to be cut because I have not paid the electricity bill. Now tenant feels uncomfortable that if landlord's electricity will be cut, actually my electricity is going to be cut, so the tenant pays the electricity bill, right? Now he was compelled to do so, right? In such a scenario it will be the duty of the landlord to recompensate him. अगर वो कंपेल है तो फिर प्रॉमिस की ज़रूरत नहीं है, उसे वो पेमेंट करनी पड़ेगी। पर अगर वॉलंटरली करा गया है तो फिर प्रॉमिस लगेगी प्रॉमिसर की। अगर पर्स ढूंढ के लाए हो तो आई नीड टू प्रॉमिस इन ऑर्डर टू फाउंड अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई मेरा पर्स ढूंढ के लाता है तो फॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आई नीड टू प्रॉमिस हिम कि सर आप मेरा पर्स ढूंढ के लाए हैं, काइंडली रिकम्पेंसेट मी। जैसे ही मैं ये वर्ड्स बोलूंगा, अंडर सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 आई हैव मेड अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, पास्ट कंसिडरेशन इज देयरफॉर
वैलिड इन इंडिया? तो आंसर हो जाएगा वैलिड। केविएट एम्प्टर मींस, केविएट आपको सेक्शन 148A में वहां पे मिल जाएगी सीपीसी में। केविएट एम्प्टर का मतलब होता है, केविएट का मतलब होता है सिंपली बिवेयर, एम्प्टर का मतलब हुआ बायर बिवेयर, है ना। केविएट का मतलब होता है बिवेयर। अब जैसे केविएट आप जब सीपीसी में पढ़ेंगे तो केविएट आप फाइल करते हैं कोर्ट में, और मेनी ऑफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ केविएट। You file a particular application before the court in the name of caveat, and you ask the court to inform you as and when the other party files an application. तो आपको बस इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको कहते हैं अपन केविएट, बिवेयर होना, राइट। एम्प्टर का मतलब होता है यहाँ पे परचेजर, तो यहाँ पे बायर बिवेयर, ये वैसे परचेजर बिहेवियर नहीं है, जो टर्म है वो है बायर बिवेयर, राइट। इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 1। कंसेंसस एट आइडम सेक्शन 13। अब ये हो गया मीटिंग ऑफ माइंड्स। आप सेक्शन 13 खोलिए, सीधा का सीधा कुछ भी नहीं करना। कंसेंसस एट आइडम जब भी आप सुने या कंसेंट से रिलेटेड जब भी बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो सेक्शन 13 और 14 में ही उसका आंसर होगा। When two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense, इसको बोलते हैं कंसेंसस एट आइडम, या जो वहां पे लिखा है, ये लिखा है ना कंसेंसस एट आइडम, ये है सेक्शन 13 की वर्डिंग के मीटिंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे 100 बोरे दे दें, अब मेरी फैक्ट्री है गेहूं की, राइट, 100 बोरे गेहूं के दे दें, आपने भी वही 100 बोरे गेहूं के मांगे थे, तो यहाँ पे अपना कंसेंसस एट आइडम हो गया। जो चीज़ आपने मांगी वही चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था, दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। सपोज आई हैव 2 horses, one is black and one is white. You asked me, offered me a price of 1 lakh for the horse. I said, okay, I am giving you the horse. Now the black horse was 10 lakh rupees and the white horse was of 1 lakh rupees. So in my mind, I was quoting the price of white horse. In your mind, you were purchasing the black horse. तो यहाँ पे consensus of item नहीं है, ठीक है। Agreement in restraint of marriage is void. Agreement in restraint of marriage, ये header based सवाल है। All you need to do is you do not even have to think about them. आप सीधा का सीधा जाइए और ये header ढूंढने की कोशिश करिए। Agreement in restraint of, बहुत छोटी चीजें हैं। Agreement in restraint of marriage void 26। सीधा का सीधा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। All you need to locate these things in particular index। आगे आते हैं। A tells B the shopkeeper, give Z the goods, I will see you paid. The contract is A tells B. B कौन है? B है shopkeeper। उसको क्या बोल रहा है? Give Z the goods। A बोल रहा है B को कि B Z को goods दो। I will see you paid। मैं देख लूंगा कि तुम्हें पैसे मिले। This contract is I will see you paid। This contract is बेलमेंट। बेलमेंट तो क्या होता है? बेलमेंट इन सिंपल सेंसेस कि मैं किसी की गोडाउन में अपना माल रख रहा हूँ, राइट, एंड आई एम गिविंग हिम रेंट, दिस इज बेलमेंट। मैं किसी शॉपकीपर के पास गया, ज्वेलरी वाले के पास, आई गिव हिम अ पीस ऑफ ऑर्नामेंट एंड आई से काइंडली ट्रांसफॉर्म दिस पीस ऑफ गोल्ड इनटू बैंगल्स और ज्वेलरी। नाउ ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर गोल्ड, सो दिस इज ऑल्सो बेलमेंट। तो बेलमेंट कुछ भी है, आपने किसी और को डिलीवरी ऑफ गुड्स दिया फॉर एनी पर्पस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड व्हेन द पर्पस इज अचीव द गुड्स आर सेंट बैक टू यू, दिस इज बेलमेंट, ठीक है। एजेंसी क्या हो? एजेंसी आप लोग जानते हैं, जैसे LIC एजेंट होता है या फिर एनी सेल्स डिपार्टमेंट का एजेंट होता है, वाटर प्यूरिफायर का एजेंट होता है। सो ऑल दीज आर एजेंसी। समवन इज रिप्रेजेंटिंग समवन एल्स एंड देयर बाय क्रिएटिंग अ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट विद देम, प्रिंसिपल को बाइंड करते हुए, तो दैट इज एजेंसी। गारंटी क्या होता है? गारंटी इज एसेंशियली अ ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट। यहाँ पे एक श्योरिटी रहती है या गारंटर रहता है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट आई विल डू, ठीक है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट आई विल डू। इंडेमनिटी क्या होता है कि आई विल सेव यू। अब यहाँ वर्डिंग देखिए, आई विल सी यू पेड, मतलब यहाँ पे
एक तरीका अश्योरेंस दे रहे हैं वो कि इन केस यू आर नॉट पेड आई विल सी टू इट दैट यू आर पेड. आई एम इंडेमनीफाइंग whom? I am indemnifying Z. A is indemnifying Z. So this particular kind of contract is the contract of indemnity. A contract to perform the promise or to discharge the liability of a third person in case of his default is a contract. A contract to perform the promise or to discharge the liability of a third person in case of his default is a contract of. अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है. गारंटी, इंडेमनिटी, पार्टनरशिप, डिफॉल्ट. अब इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफॉल्ट तो होगा नहीं, आपने कभी नहीं सुना होगा. पार्टनरशिप भी नहीं होगा क्योंकि पार्टनरशिप से अपन डील ही नहीं कर रहे हैं, राइट. कॉन्ट्रैक्ट करना है परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस और टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट. अगर वो नहीं करता है तो मैं कर दूंगा. सुनने में ही लग रहा है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ गारंटी गिवन या इंडेमनिटी गिवन, तो इन दोनों में से कोई एक होगा. अब आपको करना क्या है, ऑल यू नीड टू गो इज गो इनटू द बेयर एक्ट एंड सी वेयर indemnity and guarantee are given. So I know that indemnity and guarantee is given under section 124, 125, 126. ये इतनी 3 चीज़ें अपन को देखनी है, राइट. 3 सेक्शंस अगर अपन देख लेंगे तो अपना आंसर अपन को वहाँ से मिल जाएगा. सो इसमें लिखा भी है ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये चैप्टर हेडर है. सो ऑल यू नीड टू लुक अप इज लुक अप फॉर 10 चैप्टर्स. चैप्टर्स की हेडिंग पढ़ लें, वहाँ से भी आपके आंसर निकल आएंगे अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, राइट. फिर आप यहाँ पे गए सीधा 124 में. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देखा. अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर. क्या लिखा है, वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर. यहाँ क्या लिखा है, यहाँ कहीं सेविंग वाली बात हो रही है. इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, सो डिफॉल्ट इज द वर्ड. इन्हें डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी है, ये तो अभी अपन को समझ में नहीं आ रही. ये सेकंड है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर वेंट्स हु, ये तो होगा नहीं. अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ लेते हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू परफॉर्म द प्रॉमिस और टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट. एज इट इज वर्ड मैच कर गए, राइट. सो यू हैव टू लुक अप द वर्ड्स, यू हैव टू लोकेट द वर्ड्स. यहाँ पे क्या वर्ड्स थे, कॉन्ट्रैक्ट था, गारंटी था, इंडेमनिटी था, गारंटी था. तो आपने जैसे ही देखा चैप्टर 7 क्या है, इंडेमनिटी एंड गारंटी. आपने वहाँ जाके जैसे ही डेफिनेशंस उनकी पढ़ी, यू गॉट योर आंसर. पर इतना बेयर एक्ट खोलना भी आना पड़ेगा, राइट. ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डज इट हिमसेल्फ. वो जो किसी और के माध्यम से कार्य करता है वो खुद वह कार्य कर रहा है. प्रिंसिपल एजेंट, आई एम द प्रिंसिपल, देयर इज एन एजेंट. आई एम सेइंग माई एजेंट टू डील विद ऑल द परचेजर्स हु कम टू माई शॉप. अगर कुछ भी डिफेक्ट होता है तो परचेजर गर्दन किसकी पकड़ेगा, मेरी पकड़ेगा, बिकॉज आई एम द मालिक, आई एम द प्रिंसिपल, राइट. सो दिस इज अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी. When at the desire of the promisor, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing something, or does or abstain from doing something, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called. अब देखिए एब्सटिनेंस, ये सब वर्ड्स आ रहे हैं. इज कॉल्ड, कॉल्ड इनने लिख दिया. अब आपको पता है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, राइट. जैसे ये डेफिनेशन आई अपन को समझ में आ गया. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करें, दे आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. देन यू डायरेक्टली वेंट ऑन सेक्शन नंबर 2 विच इज द डेफिनेशन क्लॉज. यानी इज कॉल्ड लिखा है, मतलब ये डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. सो यू वेंट इन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डेफिनेशन क्लॉज में. यहां डेफिनेशन क्लॉज में जाके आपने देखा कि एब्सटेन वर्ड यूज करा गया है, राइट. आप एब्सटेन ढूंढने लग गए, मतलब बिना दिमाग के एक्सरसाइज है ये. When one person signifies his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining consent of such other or abstinence is said to make a proposal. Proposal देखो है क्या वहाँ पे, proposal है, पर ये क्या कह रहे हैं फिर से, when at the desire of the promisor, ये वर्ड तो नहीं है कहीं भी. The promise or any other person has done or abstained from doing something. अब at the desire ढूंढना है, क्या at the desire कहीं भी लिखा है, at the desire नहीं लिखा है. नीचे आ जाते हैं, प्रपोजल की डेफिनेशन हो गई. अब आ जाते हैं अपन अगली डेफिनेशन पे.
अगली डेफिनेशन प्रॉमिस है, प्रॉमिस में तो कुछ भी नहीं दिखा, प्रॉमिसी में भी कुछ नहीं लिखा। कंसिडरेशन में देखते हैं, मैन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यहाँ क्या लिखा था, मैन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये अपना मिल गया, तो कंसिडरेशन अपना आंसर हो गया। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द आंसर, दिस इज हाउ यू एलिमिनेट इजिली, जल्दी से एलिमिनेट करने का तरीका ये होता है, बिना दिमाग के, बिना कुछ सोचे समझे। जैसे ही आपको डेफिनेशन क्लॉज में पता है कि आपका आंसर डेफिनेशन क्लॉज में है और इन चारों डेफिनेशन की बात करी जा रही है, सो यू सिंपली एलिमिनेट द वर्ड्स, दे विल नॉट गिव यू अ सिमिलर मीनिंग टाइप ऑफ थिंग, दे विल गिव यू द एग्जैक्ट मीनिंग, तो वर्ड टू वर्ड मिला लो आप एंड दैट विल बी योर आंसर। एक्स ओज वाई रुपीज 2000 रुपीज 20,000 रुपीज, एक्स ने ओ को वाई करे कितने 20,000 रुपये, बट दिस डेब्ट इज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, बार्ड हो गया, ठीक है। कल भी ऐसे ही सवाल किया था, आई गॉट स्टक अप इन दैट क्वेश्चन बिकॉज आई कंप्लीटली फॉरगॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट अंडर सेक्शन, आई थॉट दैट दे वे आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेशन एक्ट, बट सेक्शन 25 सब क्लॉज 3 ऑल्सो टॉक्स अबाउट यू नो दिस काइंड ऑफ बार्ड, टाइम बार्ड डेट, और जब वहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट होता है तो इट रिवाइज देम एंड इट गिव्स देम न्यू identity. X executes a written promise to pay rupees 15,000 on account of debt. X owes Y 20,000 रुपये, but that this debt is barred by limitation act. ठीक है, 3 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया and X has not, Y has not recovered from X. X execute a written promise to pay rupees 15,000 on account of debt. This is, अब रिटर्न प्रॉमिस करती है। अब अपन कंडीशंस देखते हैं 25 सब क्लॉज 3 में कि कंडीशंस क्या क्या हैं। Now you need to know this in order to attempt this question कि इसका आंसर 25 की सब क्लॉज 3 में दिया गया है। अगर आपको ये नहीं पता होगा then it is going to be very hard to crack this case, फिर आपको तुक्का मारना पड़ेगा। अगर आपकी conceptual understanding अच्छी है then even in that case you need not remember the section, but otherwise आपको सेक्शन को पता होना चाहिए कि आपको इसका आंसर कहाँ मिलने वाला है, वरना आप ढूंढते रहेंगे और आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, राइट। या क्या 25 का सबका, इट्स अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन। क्या है, प्रॉमिस है, मेड इन राइटिंग है, साइंड है बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयर विद, ठीक है। तो एक्स ओज वाई, एक्स ही लिख रहा है, और बाय हिज एजेंट generally or specifically authorized in this behalf to pay wholly or in part a debt of which the creditor might have enforced payment but for the law of limitation of suits, ठीक है। अब इसमें ये सारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। देयर वॉज अ क्रेडिटर, दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर वॉज डूइंग वॉट, दैट पर्टिकुलर क्रेडिटर वॉज नॉट एबल टू प्रोसिक्यूट मिस्टर एक्स। वाई जो था वो क्रेडिटर था, वो प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रहा था एक्स को बिकॉज इट वॉज अ टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट का मतलब क्या, 3 साल हो गए आपने पैसे नहीं वसूले, यू हैव नॉट रिकवर्ड द अमाउंट इवन आफ्टर लैप्सेशन ऑफ 3 years. Then in such a scenario what will happen, X executes a written promise, तो वो राइटिंग वाली बात सही हो गई, to pay B rupees 15,000 on account of this, this is a valid agreement as per 25 सब clause क्या 25 सब क्लॉज 2। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। When a negotiable instrument is delivered conditionally or for a special purpose, अब देखिए negotiable instruments की बात करें तो सबसे पहले बेयर एक्ट किसका खोलेंगे आप, you will first of all open the beयर एक्ट of negotiable instrument, right? When a negotiable instrument is delivered conditionally or for a special purpose, ठीक है, as a collateral security, आपने negotiable instrument किसी को डिलीवर किया अंडर सेक्शन 118A read with 139 of the negotiable instrument act, एक presumption हमेशा चलेगा कि जब भी आप negotiable instrument दोगे it is only for the purpose of discharge of any debt। आज मैं हूँ और मेरे एक फ्रेंड है राहुल, मैंने राहुल को चेक फाड़ के दिया 5 लाख रुपए का, तो लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि मैंने चेक इसलिए दिया राहुल को क्योंकि राहुल ने मुझे 5 लाख रुपए उधार दिए। दिस इज कॉल्ड द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, राइट।
When a negotiable instrument is delivered conditionally or for a special purpose as a collateral security, सिक्योरिटी के लिए भी हो सकता है कि आप एक काम करो, आप पेमेंट कर देना, अभी के लिए आप चेक फाड़ के दे दो उतने अमाउंट का, उस डेट के बाद का चेक दे दो, भले पोस्ट डेटेड चेक दे दो. ऑल ऑफ दिस यू माइट हैव हर्ड, राइट. और फॉर द सेफ कस्टडी ओनली, या फिर से सेफ कस्टडी के लिए, एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी देयर ऑन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट. अब यहाँ पे इन्होंने बोला है एस्क्रो. एस्क्रो जैसे कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, एंड यू डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स राइट नाउ, ठीक है. बाकी ऑब्वियसली आप अगर इसे ऐसे पढ़े तो फिक्टिशियस बिल नहीं है. इनकोहेड का मतलब होता है इनकम्प्लीट, तो ये भी नहीं है, इनकम्प्लीट भी नहीं है. क्लीन बिल होता है वो जिसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये भी नहीं है. तो आप एलिमिनेट करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं. एस्क्रो अकाउंट आपने वैसे सुने होंगे. Which one of the following is a promissory note when A signs the instrument? Which one of the following is a promissory note? Promissory note कहाँ पे defined है? Section 4 of Negotiable Instrument Act. ठीक है, क्या है? It is an unconditional undertaking signed by the maker promising to pay a certain sum of money. अमाउंट कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए टू पे, राइट, एंड इट शुड बी साइंड बाय द मेकर. ये 3 कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए. अब उसमें इलस्ट्रेशन दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी. ए और बी वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 4 में इलस्ट्रेशन में, तो ए और बी क्या है? प्रॉमिसरी नोट हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या है? वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है. वही एग्जाम्पल इन्हें यहाँ पे डाले होंगे. आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹10,000 ऑन डिमांड. ये परफेक्ट प्रॉमिसरी नोट है. मिस्टर बी आई ओ यू ₹10,000, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, इलस्ट्रेशन सी है. वहाँ पे सेक्शन नंबर 4 का इलस्ट्रेशन सी वो यही है. आई ओ यू सिंपल लिख दिया तो आपने एक्नॉलेजमेंट किया, पर आपने प्रॉमिस अनकंडीशनल अंडरटेकिंग कहाँ ली कि मैं पे करूँगा. देयर हैज़ टू बी एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे. जैसे देखिए, आप देख ही लीजिए, छोड़ें क्यों अपन. यही है प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट कंटेनिंग एन, अब देखिए कहाँ से पढ़ना है आपको, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, बिना शर्त की अंडरटेकिंग, साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम. सम कैसा होना चाहिए? सर्टेन, ऑफ मनी ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. अब इसमें दिया है आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500. ये क्या है? प्रॉमिसरी नोट. आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू 10,000 टू बी पेड ऑन डिमांड. अब ये पेड ऑन डिमांड क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. ये क्या है? ये एक्नॉलेजमेंट है. मिस्टर बी आई ओ यू 1,000, ये क्या है? सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पे कोई अंडरटेकिंग नहीं ली गई, तो इसे अपन प्रॉमिसरी नोट नहीं बोलेंगे, इसे अपन प्रॉमिसरी नोट बोल देंगे, राइट. अगले पे आते हैं. आगे क्या कह रहा है? आई प्रॉमिस टू पे 10,000 एंड सच अदर सम विच शैल बी ड्यू ऑन हिम. अब देखिए अगेन जब आप खोलेंगे, thereout any money which he first deducting any money and all other sum which shall be due on him, right, as it is. D उठा के ने यहाँ फेंक दिया, C उठा के पहला ऑप्शन, D अगला ऑप्शन, है ना. I promise to pay B on his request 10,000 on death of X. Death of X क्या है? कंटिजेंसी है. ये क्या है? ये भी एक कंडीशनल है, which shall be due to him. यहाँ पे अमाउंट को क्या बना दिया? अनसर्टेन बना दिया. पहले तो लिखा 10,000 रुपये, फिर बाद में बातें जोड़ दी, एंड सच अदर सम विच शैल बी ड्यू ऑन हिम. यानी ये क्या कर दिया इन्हें अनकंडीशनल, इन्हें एक सर्टेन सम को अनसर्टेन बना दिया. हो सकता है वो सम बढ़ के चला जाए 9,000, हो सकता है वो सम बढ़ के चला जाए, घट के चला जाए 9,000 और बढ़ के चला जाए 12,000 या 15,000. तो दिस इज नो लॉन्गर अ सर्टेन सम. ये खत्म हो गया. आई प्रॉमिस टू पे बी ऑन ए रिक्वेस्ट 10,000 ऑन डेथ ऑफ एक्स. डेथ ऑफ एक्स क्या? एक कंडीशन लगा दी, इट शुड बी एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. तो ये तीनों नहीं होंगे, ये 1 होगा, right. Transfer of Property Act applies. Transfer of Property Act applies to transfer by partition in a joint family inter vivos. Inter vivos तो सही है. Both between animate and inanimate objects. ये क्या है? इसका मतलब ही मुझे नहीं पता. Between living and non-living persons. नहीं. आंसर आपको कहाँ मिलेगा? सेक्शन 5 में. ये जॉइंट फैमिली वाली बात भी गलत है. इंटर वाइवोस का सिंपल मतलब होता है बिटवीन अ लिविंग पर्सन एंड अ लिविंग पर्सन.
अगर ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन अ लिविंग पर्सन एंड नॉन लिविंग पर्सन, या फिर नॉन लिविंग पर्सन एंड अ लिविंग पर्सन, तो वो होगा टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिन्हें ये गवर्न नहीं करता, राइट। ट्रांसफर जैसे विल में होता है, तो विल में इंटरवाइवोस ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इट इज ओनली अपॉन द डेथ ऑफ अ पर्सन दैट द विल कम्स इनटू फोर्स एंड द ट्रांसफर टेक्स प्लेस, राइट। तो दैट इज नॉट गवर्न बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बिटवीन अ लिविंग पर्सन टू अ लिविंग पर्सन ट्रांसफर को एंटरटेन करते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको मैं पढ़वा देता हूँ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप जाइए सेक्शन नंबर 5 पे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड इन द फॉलोइंग सेक्शन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। देखिए पहला वर्ड आ गया लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू मोर और अदर लिविंग पर्सन। जब लिविंग पर्सन से लिविंग पर्सन के बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इंटरवाइवोस ट्रांसफर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंटरवाइवोस। इंटरवाइवोस का मतलब बिटवीन अ लिविंग पर्सन एंड अ लिविंग पर्सन, ऑप्शन नंबर 2। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ओनर, जो इसका ओनर हो, टू बी इन ट्रस्ट, ठीक है। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जिसका वो ओनर था, टू बी इन ट्रस्ट फॉर ए। इन ट्रस्ट फॉर ए यानी कि आपको मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं बट इंटरेस्ट फॉर ये मतलब कि मैं बेनिफिशियरी बना रहा हूँ, एंड हिज इंटेंडेड वाइफ सक्सेसफुली सक्सेसिवली फॉर देयर लाइफ्स। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जिसका वो ओनर था बी को, इन ट्रस्ट ऑफ ए, यानी कि मैं ए खुद उसका बेनिफिशियरी बना रहना चाहता हूँ, बी को उसका ट्रस्टी बना रहा, राइट। एंड हिज इंटेंडेड वाइफ सक्सेसफुली फॉर देयर लाइफ्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर फॉर द एल्डेस्ट सन। सर्वाइवर यानी बिटवीन वाइफ एंड मैन, उनमें से जो बच जाएगा, ठीक है, उसके पास रहेगी प्रॉपर्टी। उनके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर फॉर द एल्डेस्ट सन, उनका जो सबसे बड़ा लड़का होगा उसके लिए, ऑफ द इंटेंडेड मैरिज फॉर लाइफ, एंड आफ्टर हिज डेथ ऑफ ए सेकेंड सन द इंटरेस्ट सो क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एल्डेस्ट सन। अब ये क्या कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा बात कर रहे हैं सेक्शन 13, 14, 15 इनसे रिलेटेड है, किसके, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। इसका इलस्ट्रेशन भी आपको मिल जाएगा एज इट इज। आप जाइए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, देखिए डायरेक्टली सेक्शन नंबर 13 अनबॉर्न पर्सन के राइट में उसका ये इलस्ट्रेशन है। बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस और इन ऑर्डर टू नो दिस यू नीड टू हैव अ समवॉट डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या एटलीस्ट आपने बेयरक पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब आप ये कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे कि अनबॉर्न पर्सन को कैसे ट्रांसफर होती है। बेसिकली होता ये है, जैसे मैं अपने अनबॉर्न चाइल्ड को, अनबॉर्न यानी जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, कंसीव्ड भी नहीं हुआ, दिमाग में है बस, उसको मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो होगा क्या, मैं किसी एक लिविंग पर्सन के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैं बोल दूंगा कि आई विल गिव माई प्रॉपर्टी टू राहुल, और राहुल जैसे माई एक फ्रेंड मान लीजिए अभी लिविंग है, उसको दे दूंगा लाइफ टाइम के लिए। और अगर मेरा बच्चा पैदा हो गया विद इन द पीरियड जब तक राहुल है, तो प्रॉपर्टी फिर बच्चे के पास चली जाएगी राहुल के थ्रू, ठीक है। तो राहुल क्या हो गया, लिमिटेड इंटरेस्ट या लाइफ इंटरेस्ट, वही बात इसमें कह रहे हैं। पर आप ये मोर देन वंस नहीं कर सकते, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बोलोगे कि पहले बच्चे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये बाइंड नहीं कर सकते, परपेचुटी में नहीं कर सकते। तो वो उसका ये एग्जाम्पल है। आपको ये तभी समझ में आएगा जब आपने सेक्शन 13 को एक बार आराम से पढ़ रखा होगा, उसे किसी कमेंट्री से पढ़ रखा होगा, देन यू विल बी एबल टू अटैक दिस क्वेश्चन। तो इसमें आंसर क्या है, डज नॉट टेक अफेक्ट, बिकॉज इट डज नॉट extend to the whole of A's remaining interest in the property, ठीक है। तो सेक्शन 13 का इलस्ट्रेशन है 32 का आंसर, सेक्शन 13 इलस्ट्रेशन, ठीक है। A transfer of interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advance or to be advanced by way of loan. A transfer, एक A है वो ट्रांसफर कर रहा है इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट उसने ट्रांसफर किया
फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी, क्या पर्पस है उसका? सिक्योर करना चाहता है वो मनी, एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन। An existing or future debt or the performance of an engagement which may give rise to pecuniary liability is called the mortgage. मॉर्टगेज, सेल, गिफ्ट, लीज, ये चार डेफिनेशन आपको कहाँ पे मिलेंगी? फर्स्ट यू नीड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, तो यू विल गेट द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स इन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। अब ये डेफिनेशंस कहाँ पे दी गई हैं? जैसे ये सेक्शन 54 में दी गई है, आपको ये कहाँ से निकालना पड़ेगा? आपको ये हेडर से निकालना पड़ेगा। ये दिया गया है 58 में, सेक्शन 58 में, ये दिया है 123 में, और ये दिया है 105 में। लीज, गिफ्ट इज 123, लीज इज 105, मॉर्टगेज इज 58 एंड सेल इज 54। तो आपको ये पता होना चाहिए, या फिर आप इंडेक्स से निकाल दें। हाउ कैन वी डू दिस? इंडेक्स पे आप गए, राइट, इंडेक्स पे आप गए, सबसे ऊपर गए, इंडेक्स में आप देखते गए, है ना। आपको देखना क्या है? आपको ये पढ़ना है, बीच में जो चीज़ें लिखी हैं आपको ये पढ़ना है। इलेक्शन, अपोर्शनमेंट अपने कोई काम की चीज़ है? ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने काम की चीज़ है? नहीं है। नीचे आ जाइए, ये पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए लिखा क्या है, ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वर्ड क्या था अपना? सेल्स। तो सेल दिखा दिया इन्हें, सेल इज डिफाइंड वी आर सेक्शन 54, तो आप 54 की डेफिनेशन पढ़ लो। दिस कैन बी डन इन 2 मिनट्स, ये 2 मिनट में करा जा सकता है। फिर आ गया मॉर्टगेज। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल दी से मॉर्टगेज पढ़ना शुरू हो गए। तो मॉर्टगेज की डेफिनेशन कहाँ दी है? देखिए अगला हेडर क्या है? मॉर्टगेजेस। तो ये हो गया आपका मॉर्टगेज। ऐसे ही जब आप नीचे पढ़ते आएंगे हेडर्स, तो आपको आपका आंसर वहाँ से मिलाने में आसानी होगी। ये दे दिया लीज, चैप्टर नंबर 5 लीज। लीज कहाँ डिफाइंड है? 105 में डिफाइंड हो गई लीज। फिर आपने गिफ्ट ढूंढने की कोशिश करी, देखिए गिफ्ट डिफाइन कर दी, तो सेक्शन नंबर 11122 में गिफ्ट डिफाइन होगी। जब आप इन चारों की डेफिनेशन पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो दैट द करेक्ट आंसर इज मॉर्टगेज। All right, guys, it's almost 14 minutes. I have been told that I have to keep this session small. तो 40 मिनट का ये सेशन था। I hope this session was informative to you. अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस कंटेंट को आप शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट एनी फियर दैट दे माइट हैव विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम इज कम्प्लीटली एंड फुल्ली एलिमिनेटेड। उनके दिमाग से कोई भी डर हट जाए, राइट। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का क्रैश कोर्स हम करा रहे हैं, बैच नंबर 2 हमारा ये चल रहा है। बैच स्टार्ट हो चुके हैं 5 नवंबर से। आप इस बैच की हाईलाइट मैंने आपको ऑलरेडी बता देती है, शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। 2 घंटे की या 3 घंटे की डेली लेक्चर होंगे गूगल मीट पर। 8 से 10 अभी तक लेक्चर चला रहे हैं। एज एंड व्हेन आई फील इट नेसेसरी आई कैन इंक्रीज द टाइमिंग्स। देन वी आर गिविंग यू हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बियर एक्ट। वो मैं काफ़ी बार इन वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि उसका मतलब क्या है, राइट। उसके अलावा फिर हम आपको दे रहे हैं हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ बियर एक्ट के अलावा जजमेंट की लिस्ट एंड कंसेप्चुअल नोट्स। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कंसेप्ट्स होते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पिथ एंड सब्सटेंस, या जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन सारे कंसेप्ट्स के नोट्स दे रहे हैं। तो पूरा स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूँ, PYQ मैं फ्री में सबके लिए करवा ही रहा हूँ। डिटेल्ड टारगेटेड अप्रोच रहेगी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, पर्सनल मेंटरशिप भी दूंगा, इंपॉर्टेंट केस लॉस भी दूंगा, और 10 मॉक टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगा। ऑल ऑफ दिस इज डन विद द कॉस्ट ऑफ विद इन द कॉस्ट ऑफ 499, कीपिंग इन माइंड द न्यू एंट्रेंस हु आर एंटरिंग द प्रोफेशन। किसी के लिए बर्डन ना लगे। ऑलरेडी 3500 का हेफ्टी अमाउंट आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करा रहे हो। आई होप हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम पर जाके हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। देवशीष लॉ क्लासेस हमारे चैनल का नाम है। आप जाएं टेलीग्राम पे, वहाँ पे हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। और जहाँ से जितने भी नेसेसरी मटेरियल है आपको वो सब अवेलेबल हो जाएगा।
यहाँ पे आप जाइए फाइल्स में ये सारा अब तक का जितना भी मटेरियल हमने यूट्यूब पे आपके लिए पढ़ाया है वो सारा आपके लिए अवेलेबल है. So you can easily download any material free of cost from here. Thank you so much for tuning in, guys. I hope this video was informative to you. Thank you.